हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। हम 12th क्लास में हैलो एल्केन एंड हैलो अरीन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल डिस्कस किया था। अल्कोहल से हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या आएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सभी से हम हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, यानी कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनको बोलते हैं। तो फ्रॉम अनसैचुरेटेड भी लिख सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या फिर हम इसको एल्कीन या एल्काइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनसे कैसे हम हैलो एल्केन बनाते हैं। ठीक, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले बात कर रहे हैं एल्कीन और एल्काइन से कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर एल्केन से भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मान लो मेरे पास सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है बेटा, एल्कीन है मेरे पास, इसमें मैं हैलोजन एसिड डाल देता हूं HX। X किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप कोई भी ले सकते हो। जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन सेम हो एक जैसी, तो इसको सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। तो ये क्या है बेटा, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल यानी कि दोनों तरफ क्या है, कार्बन एक जैसी है। अगर मान लो इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन, इधर भी, तो सिमेट्रिकल हो जाएगी। ठीक, तो जब दोनों कार्बन एक जैसी है तो क्या होगी, सिमेट्रिकल। जब आप सिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन लेते हैं और HX के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आप एक तरफ क्या करते हैं बेटा, H को जोड़ देते हैं बॉन्ड तोड़ के, और एक तरफ आप X को जोड़ देते हैं। एक तरफ मैंने H जोड़ दिया बेटा इधर, और इधर क्या जोड़ दिया, मैंने X जोड़ दिया। अब क्वेश्चन आता है, मान लो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन और एल्काइंस, कोई भी हो सकते हैं, एल्कीन हो या एल्काइन हो। जैसे मान लेते हैं मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने क्या किया, HX डाला बेटा। अब देखो डबल बॉन्ड किधर है, CH है, ये CH2 है, इधर दो कार्बन इधर एक कार्बन, तो सेम नहीं है, तो ये क्या अनसिमेट्रिकल है। अब क्वेश्चन आता है कि अब X कहाँ जाएगा और H कहाँ जाएगा। तो इसको हम बेटा मार्कोनिकोव एडिशन से करते हैं। मार्कोनिकोव एडिशन इसको हम बोलते हैं, मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, आप देख लेंगे। मार्कोनिकोव्स, मार्कोनिकोव्स एडिशन, मार्कोनिकोव्स रूल या मार्कोनिकोव्स एडिशन इसको बोलते हैं। बताऊंगा ये क्या रूल है। HX किस में टूटता है बेटा, H पॉजिटिव और X नेगेटिव में, क्योंकि X की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड किसकी तरफ टूटेगा, हैलोजन की तरफ। तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजेंट, ये जो नेगेटिव पार्ट अटैकिंग रीजेंट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की उस कार्बन पे जाएगा विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस पे क्या है बेटा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH X CH3। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। एक बार और देखेंगे, तो मैं मार्कोनिकोव रूल लिख देता हूं बेटा। मार्कोनिकोव रूल है क्या, देखेंगे ध्यान से। मार्कोनिकोव रूल क्या है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजेंट गोज टू दैट कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड which contains lesser number of हाइड्रोजन,
तो जिसके ऊपर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है वहां क्या जाता है, नेगेटिव पार्ट जाता है। ये क्या होता है बेटा, मार्कोनिकोफ रूल होता है। तो जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं और ऐसा ग्रुप उसमें ऐड करते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम होंगे। ये मार्कोनिकोफ रूल है। अब क्वेश्चन आता है इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, मार्कोनिकोफ रूल को देखेंगे ध्यान से। अब मैं मार्कोनिकोफ रूल को जस्टिफाई करके दिखा रहा हूं। देखिए मार्कोनिकोफ रूल, मार्कोनिकोफ रूल क्या, मान लेते हैं मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेता हूं बेटा। मेरे पास ये CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैं HX डालता हूं, ठीक है। अब HX क्या, हैलोजन एसिड, HX क्या देगा, H पॉजिटिव और X नेगेटिव देगा, H पॉजिटिव और X नेगेटिव। अब पॉजिटिव दिख रहा है, डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक। अब H पॉजिटिव पे अटैक बेटा, बॉन्ड इधर भी टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है, दोनों तरफ टूट सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी मैं लेके चलूंगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी मान लेते हैं बॉन्ड इधर की तरफ टूटा इस कार्बन पे, तो इस पे नेगेटिव आएगा बेटा। मान ले बॉन्ड इधर टूटता है बेटा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव जाकर के H पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि बीच में इंटरमीडिएट क्या बने, CH3 ये बने। सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं बेटा, मान लेते हैं बॉन्ड इधर टूटा, बॉन्ड इधर टूटता है तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा तो पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, कॉर्नर कार्बन पे आ जाएगा। तो सेकंड पॉसिबिलिटीज मान लेते हैं हमारी ये बन जाती है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी बन गई बेटा, फर्स्ट भी होगी और सेकंड भी होगी हमारी। अब क्वेश्चन आता है, देखो ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकटायन, ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकटायन। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करता हूं बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन, तो टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है सेकेंडरी से और प्राइमरी से। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, सेकेंडरी यानी ये होगी। तो इसका मतलब प्रोडक्ट बनने के चांसेस ये क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। तो ये क्या बनेगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH पॉजिटिव और ये CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास क्या था बेटा, X नेगेटिव, ये जाकर के क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो CH3 CHX और CH3 ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोफ रूल बोलते हैं कि नेगेटिव पार्ट है जो अटैकिंग रिजेंट का, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जिस पे हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर होगी बात ये। अब मार्कोनिक ने क्या किया, एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। अनसिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन पे हैलोजन एसिड का एडिशन बता दिया। लेकिन एक रिएक्शन ऐसी भी हुई बेटा जो मार्कोनिक रूल को फॉलो नहीं करती है, उस रिएक्शन को हम एंटी मार्कोनिकोफ रूल या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। वो रूल है क्या, अभी हम डिस्कस करते हैं, देखेंगे ध्यान से। अब हम बात कर रहे हैं एंटी मार्कोनिकोफ रूल। एक्चुअल में जो एंटी मार्कोनिकोफ रूल है बेटा, उसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट या खराच इफेक्ट बोलते हैं। मार्कोनिकोफ रूल ने क्या कहा कि जो नेगेटिव पार्ट है हैलोजन एसिड का, चाहे वो फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, वो डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड के, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है बेटा जिस पे हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो मार्कोनिकोफ रूल बेसिकली इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है और इंटरमीडिएट में कार्बोकटायन बनता है। तो यानी कि मार्कोनिकोफ रूल कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इंटरमीडिएट में कार्बोकटायन बना तो उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से हम क्या देखते हैं कि नेगेटिव पार्ट अनसैचुरेटेड कार्बन या डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जिस पे हाइड्रोजन कम होते हैं। अब कुछ ऐसी रिएक्शन भी है बेटा जो मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो नहीं करती है, यानी कि उसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट या खराच इफेक्ट बोलते हैं या एंटी मार्कोनिकोफ रूल बोलते हैं। देखेंगे ध्यान से, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है CH3 CH2 CH3, इसमें मैं HBr डाल रहा हूँ।
देखो मैंने HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड डाला है, यहाँ आप HCl, HI, HF नहीं ले सकते, सिर्फ HBr लेके चलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। और पेरोक्साइड कौन सी, आप बेंजीन पेरोक्साइड ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं बेंजीन पेरोक्साइड लेके चल रहा हूं बेटा, तो ये दोनों एक साथ होने जरूरी है, पेरोक्साइड और HBr। अगर ये दोनों एक साथ है तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिक यानी मार्कोनी के अपोजिट रूल चलेगा। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा कि जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी Br किस पे गया, नेगेटिव पार्ट कौन सा है बेटा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो ब्रोमाइड नेगेटिव पार्ट है, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे गया जिस पे हाइड्रोजन क्या ज्यादा है। अब एक बात ध्यान से सुन लेंगे सभी, ये स्पेशल एक रिएक्शन है। अगर यहाँ पर HBr के बजाय HCl और पेरोक्साइड है तो भी मार्कोनिक रूल लगाते हैं, अगर HI पेरोक्साइड है तो भी मार्कोनिक। जब ये दोनों एक साथ आएंगे बेटा, HBr और पेरोक्साइड दोनों एक साथ होने चाहिए, तभी हम एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाते हैं, यानी ये रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं करेंगी। बाकी सभी में दोनों में से एक नहीं है तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा, ठीक है। उसका रीजन बताऊंगा, पहले आप रिएक्शन को समझेंगे। अब क्वेश्चन आता है भी ऐसा क्यों बना। ये रिएक्शन बेटा 3 स्टेप में चलती है। तो सबसे पहले अगर मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं बेटा, मैकेनिज्म सबसे पहले होता है इनिशिएशन, रिएक्शन का इनिशिएशन। जो रिएक्शन का इनिशिएशन है बेटा वो मेनली 3 स्टेप रखता है। इनिशिएशन में स्टेप नंबर 1 क्या होगा देखेंगे। अब पेरोक्साइड इफेक्ट लिखा है, यानी कि पेरोक्साइड की वजह से ही क्या होगा, रूल चेंज होता है। और मैंने बेंजीन पेरोक्साइड लिया है, मान लेते हैं मेरे पास बेंजीन पेरोक्साइड ये है C6H5 C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड O C6H5, ये क्या हमारा बेंजीन पेरोक्साइड, ठीक है। अब देखो 2 ऑक्सीजन बेटा बिल्कुल नजदीक नजदीक है और दोनों में क्या 2-2 लोन पे रिपल्सन होगी, तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है, टूटता है, और ये वाला बॉन्ड सिमेट्रिकल टूटता है बेटा। दोनों तरफ क्या होगा, सेम टूटेगा जैसे आप इसको हीट करोगे। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेप नंबर 1, यानी कि सबसे पहला स्टेप इनिशिएशन है, जिसकी फर्स्ट रिएक्शन है बेंजीन पेरोक्साइड का डिकम्पोज होना। और ये बेंजीन पेरोक्साइड फ्री रेडिकल में टूटता है। मैं इन लोन पेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, ये आपको अंडरस्टूड होने चाहिए कि ऑलरेडी वहां पर लगे हुए हैं। जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल बनता है। अब ये किस में टूटा बेटा, फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये फॉलो करती है रिएक्शन, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद क्या होगा स्टेप, इसी में स्टेप नंबर 2 जो होता है, जो C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल बना है। ऑक्सीजन के पास देखो 2 लोन पेयर ऑलरेडी थे, तो यानी कि टोटल 2, 4, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, एक्चुअल में इस वाले बॉन्ड को तोड़वा देता है, हाफ इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और हाफ इधर चला जाएगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो C6H5 फ्री रेडिकल और यहां से एक फ्री रेडिकल आकर के दोनों जुड़ के CO2 बना देंगे। C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O क्या बन जाएगा, CO2। यहां से क्या बन गया, फिनाइल फ्री रेडिकल। फिर ये फिनाइल फ्री रेडिकल इनिशिएशन में होता है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या बना है, फिनाइल फ्री रेडिकल। ये क्या करता है बेटा, HBr के पास जाता है। अब देखो फर्स्ट स्टेप अगर फ्री रेडिकल में है तो सभी स्टेप आगे फ्री रेडिकल में होंगे। तो ये क्या करता है, यहां से H फ्री रेडिकल ले लेता है और C6H6 प्लस में Br फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म होता है बेटा, उसको आप हाफ एरो से दिखाते हो। मैं देखो हर जगह हाफ एरो का यूज कर रहा हूं, आपको भी हाफ एरो यूज करनी है। तो ये था हमारा इनिशिएशन स्टेप। नंबर 2 पे आता है बेटा प्रोपेगेशन, यानी उसके बाद क्या होगा, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में मेनली 2 रिएक्शन होती है हमारी। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से रिएक्शन को देखेंगे। सबसे पहले बेंजीन पेरोक्साइड टूटा बेटा, ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे। फिर बेंजीन पेरोक्साइड ने HBr को तोड़ दिया और लास्ट में क्या मिल गया, Br फ्री रेडिकल। ये Br फ्री रेडिकल जाकर के एल्कीन पे टकराता है। तो होगा क्या देखेंगे
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से क्या बनेगा Br फ्री रेडिकल हमारे पास है। अब अनसिमेट्रिकल कार्बन है यानी कि डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी बेटी, ये क्या करेगी Br पे अटैक करेगी। अब ये Br पे अटैक करेगी तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बन अटैक कर दे या ये कार्बन अटैक कर दे। देखेंगे ध्यान से बताता हूं। मान लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ये जो बॉन्ड है अगर Br फ्री रेडिकल में है तो ये बॉन्ड भी क्या होगा बेटा, फ्री रेडिकल में टूटेगा। जब ये फ्री रेडिकल में टूटेगा तो हाफ हाफ टूटेगा, हाफ हाफ टूटेगा। दैट मीन्स क्या है कि इसका एक बॉन्ड हटके क्या आ जाएगा, यहां भी फ्री रेडिकल यहां भी फ्री रेडिकल। अब दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो ये CH2 फ्री रेडिकल इससे जुड़ जाए या फिर ये क्या हो जाए, जुड़ जाए। दोनों पॉसिबिलिटी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि जब मान लो ये CH2 जुड़ जाता है तो क्या बनेगा CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br। सेकेंड पॉसिबिलिटी है ये वाला ग्रुप इससे जुड़ जाता है CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल। ये CH क्या करता है, इस पर अटैक कर देता है। तो यानी कि यहां से क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH Br और यहां से CH2 फ्री रेडिकल। तो सेकंड पॉसिबिलिटी में आप क्या देखोगे कि ये ग्रुप जाकर के किस पे अटैक कर देगा, Br पे अटैक करेगा। अब देखो मेरे पास जो प्रोडक्ट बना, देखो इस रिएक्शन की दो पॉसिबिलिटी है 1 2, या तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है या पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। ये कौन सा फ्री रेडिकल है बेटा, सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पे लगा है। ये कौन सा फ्री रेडिकल है बेटा, प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी कार्बन पे लगा है। और फ्री रेडिकल की अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल भी कार्बोकटाइन की तरह बिहेव करता है। टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी और प्राइमरी से, तो यानी कि सेकेंडरी वाला क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी से। दैट मीन्स ये रिएक्शन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं बनेगी बेटा, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होगी, मेजर बनेगी। तो मैं भी इस रिएक्शन को साफ कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ध्यान से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट स्टेप बना हमारा, फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br। तो ये क्या हो गया, हमारा सिंगल बॉन्ड है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप, प्रोपेगेशन का फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप देखेंगे प्रोपेगेशन में। सेकंड स्टेप में क्या है, CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br। ये फर्दर क्या करेगा, एक और HBr के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से H फ्री रेडिकल ले लेगा। Br फ्री रेडिकल से H फ्री रेडिकल लेना इजी है बेटा, तो ये क्या करेगा, पहले H फ्री रेडिकल लेके चलेगा। तो H फ्री रेडिकल लेना इजी है, तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br और प्लस में Br फ्री रेडिकल। आप ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट क्या है बेटा, दोनों सेम है। और प्रोपेगेशन से ही सारा चेंजेस पता चलता है। लास्ट में स्टेप आता है टर्मिनेशन। जब भी आप मैकेनिज्म करते हो तो कंप्लीट करना चाहिए टर्मिनेशन। टर्मिनेशन की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि फिलहाल मेरे पास क्या है बेटा, एक Br फ्री रेडिकल है। तो टर्मिनेशन में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है भाई, या तो क्या हो, Br फ्री रेडिकल एक और आ जाए, या आपस में क्या बना ले, Br2 बना करके गैस बना करके बाहर, या दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो जाए कि एक और ऐसा ग्रुप आ जाए। दूसरी सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, और वो क्या करे, Br फ्री रेडिकल को ही ले जाए। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट भी बन सकता है CH3 CH Br CH2 Br। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे तो थर्ड पॉसिबिलिटी हमारी, मैं यही लिख देता हूँ थर्ड पॉसिबिलिटी को, कि ये जो ग्रुप है CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br, मैं इसको ऐसे लिखा जानबूझ के, ये एक और ग्रुप से आपस में कंबाइंड हो जाए और यहाँ से CH3 CH CH2 Br CH और इससे जुड़ जाए CH3 CH2 Br, ये बन जाए, ये आपस में दोनों जुड़ जाए। तो टर्मिनेशन को में इतना ध्यान नहीं देना है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा इधर आ चुका है मैकेनिज्म के हिसाब से। अब देखेंगे ध्यान से, तो टर्मिनेशन, ये तीनों रिएक्शन क्या टर्मिनेशन है। अब क्वेश्चन आता है कि
एंटी मार्कोनिकोफ रूल, मैं सिर्फ प्रोपेगेशन स्टेप रख रहा हूं बेटा, बाकी सभी स्टेप को मैं क्लियर कर रहा हूं। एंटी मार्कोनिकोफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr पे ही क्यों चलता है? ये हमारा प्रोपेगेशन स्टेप है। यहां पर हम HCl, HX, HF क्यों नहीं ले सकते? तो देखेंगे, देखो अगर मैं यहां पर मान लो X फ्री रेडिकल लिखता हूं, मैं एक टेबल बना के दिखाता हूं आपको। प्रोपेगेशन के जो 2 स्टेप हमने देखे हैं बेटा, प्रोपेगेशन रिएक्शन के, फर्स्ट स्टेप हमारा ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस X फ्री रेडिकल, जिससे प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH फ्री रेडिकल CH2X। मान लो मैं Br की जगह X लेके चल रहा हूं। ये था हमारा स्टेप नंबर 1 प्रोपेगेशन में, ठीक है। ऐसे ही स्टेप नंबर 2 की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, स्टेप नंबर 2 क्या था, CH3 CH फ्री रेडिकल CH2X प्लस में HX, और इधर से क्या बना था, CH3 CH2 CH2X प्लस में X फ्री रेडिकल, ठीक है। ये हमारे स्टेप नंबर 2 पढ़े हमने प्रोपेगेशन में। अगर बेटा मैं यहाँ फ्लोरीन लेके चलता हूँ, फ्लोरीन, मान लो मैं HX की बजाय HF लेके चलता हूँ, यानी कि फ्लोरीन लेके चलता हूँ, ध्यान से देखना। तो जो स्टेप नंबर 1 है बेटा, ये तो एक्जोथर्मिक होगा, 209 किलो जूल पर मोल एनर्जी बाहर निकलेगी, एक्जोथर्मिक। लेकिन जो स्टेप नंबर 2 है बेटा, ये आपका एंडोथर्मिक स्टेप होता है, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, एक्जोथर्मिक, बट ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। ऐसे ही क्लोरीन का केस है। अगर यहां पर क्लोरीन होता तो एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है बेटा, एक्जोथर्मिक होता है, और सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा, एंडोथर्मिक हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन लेके चले, तो दोनों स्टेप हमारे क्या होते हैं, एक्जोथर्मिक होते हैं, ठीक है। और अगर मान लो मैं आयोडीन लेके चलता हूं, आयोडीन का केस, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, और सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, एक्जोथर्मिक होगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन लेके चलें तो ये वाला स्टेप होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंडोथर्मिक है, तो रिएक्शन को प्रोसीड करवाना बहुत मुश्किल होगा। क्लोरीन में भी क्या है, ये स्टेप करवाना बहुत, जब प्रोपेगेशन ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा बेटा। ऐसे आयोडीन में अकेला ब्रोमीन ऐसा है जिसमें दोनों स्टेप क्या है बेटा, एक्जोथर्मिक है, और दोनों स्टेप क्या है हमारे, एक्जोथर्मिक है। और जब कोई प्रोसेस एक्जोथर्मिक होती है तो बड़ी आसानी से रिएक्शन हो जाती है। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन के केस में हम क्या करते हैं, एंटी मार्कोनिकोफ रूल को पढ़ते हैं, बाकी किसी भी केस में हम एंटी मार्कोनिकोफ रूल को स्टडी नहीं करते हैं। अगर मान लो यहाँ मैंने HCl पेरोक्साइड ले लिया तो भी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा, लेकिन जब ये दोनों एक साथ होंगे, HBr और पेरोक्साइड, बेंजीन पेरोक्साइड हो सकता है, पेरोक्साइड, तो जब ये दोनों एक साथ आएंगे बेटा, तभी क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। आई होप यहां तक पता चल गया होगा बेटा। तो मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि अटैकिंग रिजेंट का नेगेटिव पार्ट मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन कम है। लेकिन एक रिएक्शन ऐसी भी है जिसमें जो मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो नहीं करती है, जिसमें HBr और पेरोक्साइड दोनों एक साथ होने जरूरी है। क्लियर होगी बात है। तो हम एल्कीन से हैलोजन एसिड का यूज करके हैलो एल्केन बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो हमने क्या बना लिया, हैलो एल्कीन बना लिया विद द यूज ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है। अभी भी हम एल्कीन से पढ़ रहे हैं बेटा। अब नेक्स्ट देखेंगे जो मैं बोल रहा हूं, हम प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन पढ़ रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में भी हम किससे पढ़ रहे हैं, फ्रॉम एल्कीन और एल्काइन। तो हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में भी ध्यान से देखना, हाइड्रोकार्बन में भी हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले, ए पार्ट में इसको लिख देता हूं, ए फ्रॉम
एल्कीन एंड एल्काइन। और एल्कीन और एल्काइन में सबसे पहले हमने पढ़ा एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड यानी कि HX। जब हम एल्कीन या एल्काइन में HX डालते हैं तो मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल हमें जरूर पता होना चाहिए। ठीक, आपको ध्यान हो मैंने एक ट्रायंगल आपको सिखाया था बेटा, ये ट्रायंगल है लास्ट वीडियो में। यहाँ हमारा क्या है एल्कोहल, यहाँ हमारा क्या है HX और यहाँ हमारा क्या है एल्कीन। एल्कोहल से हैलोल्केन बनाने के हमने HX, PCl3, PCl5, SOCl2 ये सभी मेथड हमने पढ़ लिए। जब हम एल्कीन से हैलोल्केन बनाते हैं एल्कीन से, तो हमारे पास बेटा दो स्टेप हैं, एक है मार्कोनिक ऑफ एडिशन और एक है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है कि हमें मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करना है या एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करना है। यहां तक क्लियर हुआ हमारा। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं बाय एडिशन ऑफ हैलोजन। ये तो हैलोजन एसिड था बेटा, अब हम डायरेक्ट हैलोजन का एडिशन कर रहे हैं। एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड हो गया। अब नंबर 2 इसमें हमारा है, नंबर 2 बाय एडिशन ऑफ हैलोजन। जब हम हैलोजन को डायरेक्ट ऐड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। तो जब भी हमारे पास मान लो सिमेट्रिकल एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या एल्काइन है और इसमें हम हैलोजन ऐड करते हैं बेटा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, अब हैलोजन कोई भी ले सकते हैं, मान लो मैं Br2 ले लेता हूँ, Br2, इसमें मेरे दो रिएक्शन एक साथ हो जाएगी। अब मैं हैलोजन लेता हूँ CCl4 में, CCl4 में हैलोजन बेटा फ्री रेडिकल में टूटता है। अब ये फ्री रेडिकल में टूटता है तो ये बॉन्ड भी किस में टूटेगा, फ्री रेडिकल में टूटेगा बेटा, क्योंकि सिमिलर टूटता है। तो एक Br इधर आ जाएगा, एक Br इधर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा CH2Br, उसके बाद CH2Br। तो यानी कि Br2 जब आप CCl4 में ऐड करते हो तो डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड टूटेगा, अनसैचुरेटेड बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ क्या करते हैं Br लगा देते हैं। ये जो Br2 CCl4 है बेटा, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ध्यान से देखना, ये जो कंपाउंड है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर, और जो प्रोडक्ट बनता है ये कलरलेस बनता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन भी यूज करते हैं। डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन कैसे, जब भी हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पहचान करनी है कि फंक्शनल ग्रुप या फिर जो कंपाउंड हमें गिवन है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, हम Br2 CCl4 डाल देते हैं। अगर वो रेडिश ब्राउन कलर से कलरलेस हो गया, दैट मीन्स रिएक्शन हुई है, दैट मीन्स उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर वो कलरलेस नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो यानी कि वो क्या हमारा एल्केन है। तो अगर हमें एल्कीन या एल्केन एल्काइन इनमें डिटेक्शन करना है या डिस्टिंक्शन करना है तो हम Br2 CCl4 टेस्ट लगा सकते हैं, और ये अनसैचुरेशन को बताता है। इसका रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये। तो इस रिएक्शन को हम डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन में भी यूज करते हैं, या टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो हमारे पास नंबर 2 हो गया डायरेक्ट, अब हम नंबर 3 पढ़ रहे हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हैलोजन हो गया बेटा, और ये सैचुरेटेड पे चलता है। अगर मान लो अनसैचुरेटेड है नंबर 3, तो इसको एलाइलिक हैलोजिनेशन बोलते हैं। एलाइलिक हैलोजिनेशन, एलाइलिक ग्रुप आई होप आपको पता होगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एलाइलिक हैलोजन है CH3 CH2 CH2। अब ये क्या, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जिसमें एक कार्बन क्या बेटा sp3 है और ये दोनों sp2 है। अब इसमें मैं हैलोजन डालता हूं और हीट करता हूं इसको 773 केल्विन पे।
अब पहले क्या था, जब हमने ब्रोमीन डाला या CCl4 में डाल लो तो वो डबल बॉन्ड पे अटैक कर रहा था, दोनों तरफ जुड़ रहा था। लेकिन अब डबल बॉन्ड से भी क्या है, एक sp3 कार्बन है यानी जो वीक कार्बन है, तो ये अब क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा फ्री रेडिकल में। अब देखो ये किस में टूटेगा, फ्री रेडिकल में। जब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये किस में टूटेगा, H फ्री रेडिकल CH2 फ्री रेडिकल में। तो एक Cl इसके साथ आ जाएगा, एक इसके साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, Cl CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HCl। ये कौन सा ग्रुप है, एलाइल, तो इसको क्या बोलेंगे, एलाइल क्लोराइड। तो एलाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो यानी कि एलाइल ग्रुप पे जाकर के क्लोरीन क्या हो गया, ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, एलाइल क्लोराइड हो गया। तो इसको एलाइलिक हैलोजिनेशन बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन को हम एलाइलिक हैलोजिनेशन बोलते हैं जब हैलोजन क्या करे, एलाइल कार्बन पे जाकर के जुड़ जाए, तो ये क्या हो गया, एलाइलिक हैलोजिनेशन। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में भी आता है। जब हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, जब हमारे पास मान लो प्रोपीन है, हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, प्रोपीन। इसके अंदर हम N ब्रोमो सुसिनामाइड डाल देते हैं। एक कंपाउंड होता है बेटा, देखो CH2 CO NBr, ठीक। इसको ये CO ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O NBr, C डबल बॉन्ड O NBr CH2, ठीक है, ये ऐसा कंपाउंड होता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में CONBr कर देते हैं। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का बेटा नेम होता है N, क्योंकि N से लगा है, N ब्रोमो सुसिनामाइड, SUCCINIMIDE, सुसिनामाइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में NBS बोलते हैं, NBS, N ब्रोमो सुसिनामाइड। तो कभी कभी आपको क्या करेगा, यहाँ NBS लिख के दे देगा एग्जाम में डायरेक्ट, और इसको आप पेरोक्साइड एज ए इनिशिएटर यूज करते हैं पेरोक्साइड में। तो यहाँ से भी क्या देखोगे, जो ब्रोमीन है वो जाकर के एलाइलिक ग्रुप पे जुड़ जाएगा, तो Br CH2 और उसके बाद क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH2 CONH, सुसिनामाइड बन जाएगा, ये साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। अब एग्जाम में क्या करेगा, वो आपको ना ये नहीं लिखेगा, वो आपको क्या करेगा, यहां पर NBS लिख के दे देगा, कहेगा कंप्लीट द रिएक्शन। अब आप सोचोगे NBS क्या है, तो पता होना चाहिए कि N ब्रोमोसुसिनामाइड है, और यहां से क्या ऐड होता है, Br जाकर के ऐड हो जाता है। तो ये भी क्या है बेटा, डायरेक्ट हैलोजिनेशन, जिसको हम एलाइलिक हैलोजिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। उसके बाद अगर मान लो मैं एलाइलिक हैलोजिनेशन ही, एक और रिएक्शन मैं इसमें बता रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मान लो मेरे पास बेटा प्रोपीन ही है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, SO2Cl2 डाल देता हूँ, तो भी यहाँ से एलाइलिक हैलोजिनेशन होती है, CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl और SO2 गैस बनकर बाहर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि जो एलाइलिक हैलोजन है वो प्योर मिलता है, ये दोनों क्या होते हैं, गैसेस बन के बाहर हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन भी क्या है, हमारी एलाइलिक हैलोजिनेशन की है। तो इन सब से क्या बनता है, हेलो एल्केन ग्रुप बनते हैं या हेलो एल्कीन ग्रुप बनते हैं। क्लियर होगी बात है। तो हमारा ए पार्ट एल्कीन से एल्काइन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें फ्रॉम एल्केन, एल्केन से हम कैसे बना सकते हैं, तो एक बार सब राइट डाउन करेंगे बेटा। फ्रॉम एल्केन, हाइड्रोकार्बन में हमने ए पार्ट पढ़ा जिसमें एल्कीन या एल्काइन से बनाया। अब हम बात करें फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का बी पार्ट है बेटा ये फ्रॉम एल्केन, ए पार्ट था फ्रॉम एल्कीन और एल्काइन, अब है फ्रॉम एल्केन। अब ये जो एल्केन है बेटा, ये डायरेक्ट फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से होता है, बाय डायरेक्ट फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो ये किससे होता है बेटा, डायरेक्ट फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से होता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए।
देखेंगे जैसे मान लो मीथेन लेते हैं, ये मीथेन है, इसमें Cl2 डाल देते हैं सनलाइट में, सनलाइट बोलते हैं इसको H न्यू को, सनलाइट H न्यू भी लिख देते हैं। तो Cl किस में टूटेगा बेटा, फ्री रेडिकल में, और जब ये फ्री रेडिकल में है तो CH3H ऐसे लिख रहा हूँ, ये बॉन्ड भी किस में टूटेगा, फ्री रेडिकल में। आप इस बॉन्ड को ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे टूट रहा है, ठीक है, तो फ्री रेडिकल है, तो एक फ्री रेडिकल से एक जुड़ जाएगा, ये इससे जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3Cl ठीक है। उसके बाद इसमें एक बार और कर दो बेटा, Cl2 सनलाइट में, तो फिर क्या बनेगा, CH2Cl2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, CH2Cl2 प्लस HCl। एक बार और कर दो, Cl2 सनलाइट में, CHCl3 HCl, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। इसमें एक बार और कर दो, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ से क्या बनेगा, CCl4। CCl4 किस में यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्यूशर में। फायर एक्सटिंग्यूशर में क्या यूज करते हैं, CCl4। इससे आगे जाएगा नहीं, क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। आप ध्यान से देखो, क्लोरीन फ्री रेडिकल स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, तो हाइड्रोजन रिप्लेस होते जा रहे हैं, लास्ट में सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, तो आगे रिएक्शन होना बंद हो जाएगी। तो ये है डायरेक्ट हैलोजिनेशन। आप यहाँ ब्रोमिनेशन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। अब दो मेन पॉइंट है इसमें जो हमें समझने हैं। डायरेक्ट फ्लोरीन क्लोरीनेशन हो जाएगा बेटा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, आयोडोनेशन और फ्लोरोनेशन में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले मैं इसमें स्पेशल पॉइंट पे बात कर रहा हूं, आयोडोनेशन। जब हम इसमें आयोडीन डालते हैं तो आयोडोनेशन में क्या दिक्कत आती है, आयोडीनेशन। ठीक, देखो ध्यान से, अगर मान लो मीथेन के अंदर मैं आयोडीन डालता हूं, ठीक है, आयोडीन मैंने क्या किया, ऐड किया मीथेन में। पहली बात तो ये ना रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो होना क्या था, CH3I प्लस HI ये होता है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो ये क्या करेगी, वापस I2 बना लेती है, क्योंकि जो आयोडीन ग्रुप है वो बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, वो बड़ी जल्दी बॉन्ड तोड़ के I2 बना लेता है। तो वापस क्या करेगा, I2 में जाने की कोशिश करेगा। अब इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाने के लिए भी, रिवर्सिबिलिटी इफेक्ट ना डाले, तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में आयोडिक एसिड डाल देते हैं। तो ये जब HI बनेगा, इसमें हम क्या करेंगे, आयोडिक एसिड HiO3 डाल देते हैं। HiO3 जो प्रोडक्ट में HI बना है, इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, और इसके साथ रिएक्ट करके बेटा वो 3I2 और प्लस में 3H2 बना देगा। देखो I2 बनना है, अब हम इस HI से बनाएंगे I2, और ये यूज होगा तो रिएक्शन किस में आएगी, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में आएगी तो प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपने आयोडिक एसिड नहीं डाला, HiO3 नहीं डाला, तो रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो आइडो एल्केन क्या हो जाएगा, बनना मुश्किल हो जाएगा, रिएक्शन थोड़ी सी बनेगी, वापस हो जाएगी। तो हमें ये ऐड करना भी क्या बहुत ज़रूरी है, HiO3, इसको आयोडिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्लोरोनेशन की। एक और जो इसमें मेन पॉइंट है वो है फ्लोरोनेशन। फ्लोरोनेशन की हम बात कर रहे हैं। फ्लोरोनेशन, अगर हम एल्केन लेके चले बेटा और उसमें डायरेक्ट फ्लोरोनेशन करते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ से CH4 में डायरेक्ट F2 डाल देता हूँ सनलाइट में नॉर्मल, तो यहाँ से CH3F और HF बनना चाहिए बेटा। ठीक है, जनरली ये होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, वो बात भी हमें क्या करनी है, समझनी है। सबसे पहले देखो इस F2 को देखो, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो उसके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगी, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, यानी इस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो F2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है बेटा, वो बहुत कम होती है, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता दूं 158.8 किलो जूल के आसपास होती है पर मोल, बहुत कम होती है। उसके बाद क्या होगा, जब ये बॉन्ड बनेगा
तो एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि CH3F क्या है बेटा, हाईली एक्जोथर्मिक, बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक होता है, और अप्रोक्सीमेट ये जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है 447.7 किलो जूल पर मोल होती है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होगी बेटा, एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी इन बॉन्ड को वापस तोड़ देगी, वापस तोड़ के क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट एज इट इज बन जाएगा। यानी कि डायरेक्ट फ्लोरोनेशन से आप फ्लोरो एल्केन नहीं बना सकते हो। अब क्वेश्चन आया तो फिर फ्लोरो एल्केन कैसा बनाया जाए, कौन से मेथड से बनाया जाए। इसमें एक साइंटिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया है, और उन साइंटिस्ट का नाम है स्वार्ट्स। उन्होंने क्या कहा, देखो फर्स्ट नेम रिएक्शन आ गई हमारी, इसको हम स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। स्वार्ट्स क्या कहता है, अभी दिक्कत कहाँ है, F2 में। F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत लो है, बहुत कम है, जिसकी वजह से एनर्जी खर्च नहीं होती और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी हम स्टोर भी नहीं कर पाते। इतना क्या करते हैं, वापस बॉन्ड तोड़ देती है और रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। तो अगर समस्या F2 है तो हम इस F2 को ही क्या कर दें, चेंज कर दें। तो कहता है कि आप क्या करो, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या कहता है कि अगर आपको फ्लोरिनेशन करनी है या फ्लोरो एल्केन बनाना है, आपको फ्लोरो एल्केन, ठीक है, फ्लोरो एल्केन आपको बनाना है, तो पहले आप क्या करो, ब्रोमिनेशन कर लो। पहले आप क्या करोगे, ब्रोमिनेशन कर लोगे। जब आप ब्रोमिनेशन करोगे तो यहाँ से CH3Br प्लस में क्या आ जाएगा, HBr। अब ये जो CH3Br बना है इसमें आप AgF डाल दो, सिल्वर फ्लोराइड। फ्लोरीन क्या स्ट्रॉन्ग है तो Br को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, CH3F प्लस AgBr बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरीन आसानी से क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। या फिर आप इसमें क्या करोगे, Hg2F2 डाल दो, Hg2F2 2 मोलिक्यूल यूज करके, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, 2CH3F प्लस में Hg2Br2। तो दोनों कोई भी रिएक्शन आप यूज कर सकते हो, दोनों ही क्या है, फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। तो आप यहाँ क्लोरीन भी ले सकते हो, अगर आपने क्लोरीन बनाया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो स्वार्ट्स ने क्या कहा कि पहले आप क्या करो, ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन कर लो, उसके बाद आप उसमें AgF डाल दो, और वहाँ से क्या हो जाएगा, CH3F बन जाएगा, फ्लोरो एल्केन बन जाएगा। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हमने पढ़ लिया, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड। तो 2 मेथड अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, फ्रॉम एल्कोहल और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से भी हम हेलोएल्केन बना सकते हैं, उसके अलग अलग मेथड पढ़े हमने, और अल्कोहल से भी बना सकते हैं। यहाँ तक हम सब डिस्कस कर चुके हैं, बाकी हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।